नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण जुलाई का 2021 का। यदि इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग 5 मिनट रुकिए, कम से कम 2-3 मिनट वीडियो पे टाइम दीजिए। आप लोग को हम कंफर्म करा देंगे कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा कैसे जाता है, याद कैसे किया जाता है, क्या चीज़ इसमें याद करें, क्या चीज़ छोड़े। क्या आप भी 3 दिन 4 दिन पढ़ के प्रतिवेदन पर याद कर सकते हैं? हम याद करा भी रहे हैं स्टूडेंट लोगों से टारगेट ऑफ डे दे के। तो आप लोग हमसे जुड़िए, निश्चित ही फायदा होगा। और इसमें मेरा उद्देश्य प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाना नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता दर्पण को ओरिएंटेड बनाना। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना आप लोग को आता है, इतना हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें से एग्जाम को के लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे निकालें, इसमें से हम क्या पढ़ें कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस सब को हम बताएंगे। अतः आप लोग वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तब वीडियो को शेयर करके मेरा भी मदद कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके, मतलब जो भी हो, अच्छा हो तो अच्छा बोलिए, खराब हो तो खराब बोलिए, ताकि हम सुधार करेंगे। जो भी आप लोगों को कमी लगे कि इस वीडियो में एक कमी है सर, तो ये हमको बताइए, हम उसको सुधार करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या न्यूज है? पहला न्यूज, तो पहला जो न्यूज है वो है आपको कोरोना के इलाज हेतु DRDO द्वारा विकसित दवा 2DG। यह भारत में विकसित प्रथम दवा है 2DG। इसके पहले वैक्सीन था, लेकिन अब 2DG दवा आ गया है। अब इसका विकास कौन किया है? तो इसका विकास किया है आपको DRDO, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक, DRDO के द्वारा। इसके एक जो मेडिसिन के लिए काम करता है, इनमास नामक संस्था है, DRDO के अंतर्गत ही आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस है। इसके द्वारा इसका विकास किया गया है तथा इसमें आपको सहयोग किया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जो दवा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। दोनों ने मिलकर इसको काम किया, लेकिन मुख्य रूप से DRDO के संस्था इमास ने इसकी भूमिका निभाई है। दवा का नाम क्या है दोस्तों? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी 2DG शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। इसका उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है उसके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत में कोरोना के इंजेक्शन के लिए आपको कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविशील्ड, ये 3 दवाओं का मतलब अभी उत्पादन हो रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को दिया भी जा रहा है और अन्य दवाओं की भी मंजूरी मिली हुई है। 2-3 दवा और भी है ताकि सबको इंजेक्शन मिल सके। कोविशील्ड जो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित दवा है जिसको भारत में उत्पादन किया जा रहा है। कोवैक्सीन जो है वो भारत के द्वारा विकसित दवा है। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी है। और स्पुतनिक रूस के गामा यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इतना न्यूज है यहाँ से। दवा के आपात इस्तेमाल के लिए जो दवा बना है उसके आपात इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। याद रखिएगा, DCGI का फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है तो यह पूछे जाने की संभावना बन जाएगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DRDO की इनमास जैसे बताया द्वारा विकसित इस दवा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने आपको 17 मई 2021 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। मतलब दोनों आदमी लॉन्च किया, ये दाम याद रखिएगा। यह दवा कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भारत में पहली दवा बताई गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम निकाल लिए। आगे जो होगा कोविड के रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, याद रखिएगा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक, याद रखिएगा। क्यों? कोविड के इलाज के लिए जो इम्पोर्टेंट दवा है उसके आयात के लिए इसको लाया गया। सबसे पहला खेप जो था वो सिंगापुर से आया, जिसको लाने वाला जो INS जलावत नामक आपको
जलयान है। इसके अलावा बहुत सारे जलयान इसमें क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कोची, कोलकाता, एरावत, टॉवर आदि। तो इन सब का नाम अब एक रहता, दो रहता तो याद कर सकते थे, इतना सारा है तो पूछे जाने की भी संभावना कम भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष पूर्व 2020 में कोरोना के पहले लहर के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया गया था। इसके साथ साथ ऑपरेशन सागर 1, सागर 2 भी चलाए जा रहे हैं, जो विदेशों में को मदद पहुंचाया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, जो हिंद महासागर से सटे जो हुए देश है उनको सागर 1 और 2 के तहत मदद पहुंचा जा रहा है। सागर 1 के तहत द्वीपीय जो राज्य देश थे हिंद महासागर में उनको मदद पहुंचाई गई, सागर 2 के तहत अफ्रीकन कंट्री को मदद पहुंचाई जा रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक युद्धपोत INS राजपूत 41 वर्ष के सेवा के पश्चात कार्यमुक्त। नाम क्या है? INS राजपूत, याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि पहला विध्वंसक युद्धतोप है। यह जो पहले रूसी सैन्य में था, जिसका नाम क्या था, यूक्रेन से लिया गया था, इसका नाम नाडेज हनी रखा गया था वहां पे, अर्थात होप नाम रखा गया था। होप या नाडेज हनी को INS राजपूत के नाम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। इसने बहुत सारे अभियान जैसे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस आदि में भाग लिया था। ऑपरेशन कैक्टस जो है वो आपको मालदीव में, जो मालदीव को लगभग में 200-300 उग्रवादी लोग कब्जा कर लिए थे उसकी राजधानी पे, तो उन लोग से मुक्ति के लिए ये ऑपरेशन लगभग 85-87 के आसपास चलाया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डेट उतना मायने नहीं रखता है दोस्त, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। फ्रांस में 3 नए राफेल विमान प्राप्त होने से भारत के पास मई 2021 तक ऐसे विमानों की संख्या 21 हुई। अब कितनी हुई, बराबर डाटा बदलते रहेंगे। 2023 तक 36 के 36 राफेल विमान मिल जाना है, ये बात याद रखिएगा। पहला खेप जो आया वो आपको हरियाणा के अमला में रखा गया, इतना बात याद रखना है। यहाँ से राफेल विमान का निर्माण डसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत के द्वारा 36 राफेल विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। यह सौदा सितंबर 2016 में संपन्न हुआ था। 2023 तक सभी प्रकार के राफेल विमान भारत में को मिल जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूरदर्शन का इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की प्रसार भारत की योजना, जैसे BBC है उसी तरह से आपको दूरदर्शन के द्वारा इंटरनेशनल चैनल भी प्रसार शुरू किया जाएगा। अब इस चैनल का नाम क्या होगा, तो इस चैनल का नाम होगा DD इंटरनेशनल चैनल, नाम याद रखिएगा। ये दूरदर्शन का इंटरनेशनल वैरायटी है, DD इंटरनेशनल चैनल। क्या नाम है? DD इंटरनेशनल चैनल। आगे हम बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव ममता बनर्जी द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया। केंद्र के अनुमोदन के पश्चात ही इसे अलग अमल में होगा। अब देखिए केंद्र के द्वारा मिलता है कि नहीं, ये तो अलग बात है कि केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच में क्या रिलेशन है, आप सबको पता है। ठीक, ये विधानसभा जो विधान परिषद होती है उसका अनुमति राज्यसभा और लोकसभा से साधारण बहुमत से मिलनी चाहिए। ठीक, और जो राज्य विधानसभा होता है उसके द्वारा प्रस्ताव भी इसको पारित किया जाना चाहिए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद होगा, इसकी बात की गई है। ठीक, और अनुच्छेद 171 के तहत 2 के तहत इसे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे आते हैं, इसके पहले भी 52 में विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन 69 में वहां पे समाप्त कर दिया गया था। अन्य देश राज्यों के द्वारा भी विधानसभा के द्वारा 2020 में आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि यहाँ पे भी विधान परिषद हो, लेकिन अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है। वर्तमान में 6 राज्य, पहले 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 6 हो गए। राज्यों में द्विविधानमंडलीय यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ये राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। इसको याद कैसे कीजिएगा, 1 मिनट हम बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आपको एक मैप का यूज किए हैं, देखिए उत्तर प्रदेश बिहार दोनों एक साथ हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपको महाराष्ट्र कर्नाटक एक साथ और आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ, या चारों का नाम याद रख सकते हैं, चारों एक साथ हैं। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो अभी हाल ही में अलग हुए हैं दोनों, तो ये आप लोग को याद रहेगा। और महाराष्ट्र कर्नाटक एक जगह है, ये याद रहेगा। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस मैप के जरिए भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज होगा ये तो आप लोग बता दिए आगे। हाँ, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या आपको 60 होनी चाहिए, कम से कम, सॉरी 60 नहीं 40 सदस्य होने चाहिए कम से कम। ठीक, अधिकतम 1/3 विधान
सभा के 1/3 सदस्य होना चाहिए। बिहार में विधानसभा है तो वहाँ पे आपको 75 विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद है तो वहाँ पे कितना सीट है विधान परिषद का, तो 75, केवल 75, 75। पीएनबी घोटाले का सह अभियुक्त मेहर चौकसी एंटीगुआ से फरार होने के पश्चात डोमिनिका में गिरफ्तार। पीएनबी घोटाले के मतलब अभियुक्त ये भी है मेहर चौकसी, पहले एंटीगुआ में थे, उसके बाद वहाँ से फरार होकर डोमिनिका गणराज्य में चले गए। ये लैटिन अमेरिका देश है, लेकिन वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये पंजाब नेशनल बैंक के कितने करोड़ के घोटाले का आपको अभियुक्त है, तो 13,578, मतलब 14,000 करोड़ रुपए कुल घोटाले किए थे, जिसमें नीरव मोदी और इनका नाम आता है। नीरव मोदी की प्रत्यार्पण की बात ब्रिटेन से चल रही है, और इधर मैक्सिको को भी पकड़ लिया गया है, मेहर चौकसी को भी पकड़ लिया गया है। यहाँ आपको इनके खिलाफ इंटरपोल के द्वारा येलो कोरल नोटिस जारी किया गया था। इंटरपोल वैश्विक रूप से भगोड़े आतंकवादी या आतंकवादी लोगों को जो विश्व के लिए खतरा काम करते हैं उनके लिए काम करती है, याद रखिएगा। चक्रवात तूफान ताउते का पश्चिम तट पर या यास का पूर्वी तट पर कहर, कहने का मतलब है 2 तूफान आया था हाल ही में मई में, जिसमें से एक आया ताउते और दूसरा आया यास। ताउते तूफान जो आया वो भारत के ये रफली भारत का मैप बना, सॉरी दोस्तों गलती हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ताउते तूफान आपको अरब सागर में उत्पत्ति हुआ, और ये तूफान आपको महाराष्ट्र गुजरात आदि क्षेत्रों में फैल के तबाही मचाया, जिसका नाम ताउते था। ताउते का नामांकन आपको म्यांमार के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी आया एक आपको यास तूफान, और ये यास तूफान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार आदि क्षेत्रों में भी तबाही मचाया। इस तूफान का नाम जो यास था उसका ओमान रखा गया। और तूफान क्यों कैसे उत्पन्न होते हैं, आपको बहुत सारे लगभग 20 से 22 सब्जेक्टिव पूरा ऑलरेडी तूफान का एक वीडियो हमारा है, उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद में आपको तूफान से कोई क्वेश्चन ही प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जरूर से जरूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से है, अगर हम पे विश्वास आप लोग रखते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बाकी सबकी कोई आवश्यकता नहीं, जो बता दी तो बता दी। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हवाई संरक्षण किया गया, और प्रभावित राज्यों को 1,000 रुपये मतलब 1,000 रुपये करोड़ की अंतरिम राहत की घोषणा की गई प्रत्येक राज्य के लिए, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए। आगे बढ़ते हैं, महेश जेठलानी राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्य, और स्वप्न दास गुप्ता भी मनोनीत हुए। दोनों आदमी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, यह अनंत रहता है, इसका आपको विघटन नहीं होता। भले समाप्त किया जा सकता है लेकिन समाप्त भी नहीं होगा, संविधान में परिवर्तन करना होगा, इसका विघटन नहीं होता, याद रखिए। सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर इसके रिटायर होते रहते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ हो गया 2021 में मानसून समारोह रहने का मौसम विभाग का दूसरा पूर्व अनुमान लगाया गया है, ठीक। अब भारत में मानसून से बारिश होती है, आपको लगभग 80 से 85% वर्षा मानसून से ही होती है। मानसून 1 जून को आपको केरल से टकराता है और 17-18 तारीख को बिहार में प्रवेश करता है। 17-18 जून को बिहार में आता है, ये बात याद रखिएगा। और मानसून कितना रहेगा औसत, तो आपको 96 से 104 रहेगा, तो मान लीजिएगा ये समान है, ये बात याद रख सकते हैं रफली। बाकी सबको याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से ये न्यूज हो गया मेरा, हाँ ये न्यूज हो गया, ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्वदेशी निर्मित गश्तीपोत ICGM सजग तटरक्षक बल में शामिल। सजग क्या है, तो आपको एक गश्तीपोत है, याद रखिएगा। सजग क्या है, तो गश्तीपोत है, इसको शामिल किया गया है। गोवा में इसको शामिल किया गया होगा, रुकिए बताते हैं। इस गोवा में इसको शामिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि गश्ती क्या है, तो तटरक्षक पोत है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बता दिए हैं आप लोग को। ये आपको उच्च शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट है, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको रफली अपना देख लीजिएगा, PDF हम बताए हैं। यहाँ पे सिंपल जानिए कि सभी वर्गों में उच्च शिक्षा में नामांकन क्या है, तो पुरुष का है
26%, 26.9%, और महिलाओं का आपको 27.3% है। सकल नामांकन अनुपात है आपको 19-20 के तहत, और अनुसूचित जाति में 22% और महिला में 23%, अनुसूचित जाति में पुरुष में 18% और महिला में 17%। ठीक, ये बस याद भी नहीं रख सकते हैं, उसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न। मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे, ठीक, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव बढ़ने के कारण, भारत में दूसरी लहर आने के कारण उनका यात्रा कैंसिल हो गया, तो दोनों प्रधानमंत्री की बैठक वर्चुअल ही संपन्न हुई। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है तो आपको पता है, बोरिस जॉनसन, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। दोनों आदमी के बीच औपचारिक मीटिंग हुई। औपचारिक मीटिंग के तहत आपको अनेकों प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें आपको कुल समझौतों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ये बात याद रखिएगा, बाकी सब फालतू चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अपने से खुद से पढ़िएगा तो। आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया। अब COP 26 की मीटिंग जो है 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ, तो 1 साल के लिए टाल दिया गया था। तो COP 26 की मीटिंग अब ग्लासगो आपको ब्रिटेन में होने वाली है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मेजबानी ब्रिटेन करेगा। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। ये पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने के लिए मीटिंग होता है हमेशा। COP 21 के तहत पेरिस समझौता हुआ था, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और बहुत सारा फैक्ट है, इसको बताए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग को पता है क्या चीज़ से संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए और CO2 गैस को उत्सर्जन को रोकने के लिए काम करता है क्योटो प्रोटोकॉल। और ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, सबको हम बताएंगे आप लोग को एक विशेष वीडियो में। भारत और यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न। भारत और यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर सम्मेलन जो हुआ हाइब्रिड तरीके से संपन्न, मतलब ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हुए हैं। भारत इसमें ऑनलाइन भागीदारी किया, अब बाकी सब जो यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य हैं वो ऑफलाइन भागीदारी किए, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हुआ, इसलिए क्या हुआ? हाइब्रिड हो गया, याद रखिएगा। अब इसकी अध्यक्षता जो थे, भारतीय यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन 8 मई 2000 को कहाँ हुआ? पुर्तगाल में हुआ, जो वर्तमान में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है, ठीक, जो अभी हाल ही मतलब यूरोपीय परिषद का क्या है? अध्यक्ष है पुर्तगाल। इसकी मेजबानी हाइब्रिड तरीके से हुई। इस शिखर बैठक में भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को पुर्तगाल के कार्यक्रम था, लेकिन रद्द कर दिया गया। इस सम्मेलन के दौरान 27 सदस्य जो यूरोपीय यूनियन है उसके सभी सदस्य उपस्थित थे। और यूरोपीय यूनियन कार्य रूप में कब आया? तो आपको 1993 में, ठीक है। और यूरो की मुद्रा जो था यूरोपीय यूनियन का प्रचलन में कब आया? 1999 में ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा आप लोग। 90 ईस्वी में इसकी मीटिंग शुरू हुई थी। बैठक का आधार बना था कि यूरोपीय यूनियन संघ जो है, परिसंघ जो है यूरोपीय यूनियन बनेगा। लेकिन 93 में पूर्णतः मोहर लगा और 99 में यहाँ पे यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। ये बात आप लोग याद रखिएगा। पहले ब्रिटेन बीच का सदस्य था, लेकिन अब ब्रिटेन क्या हुआ? अलग हो गया इससे, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। बाकी जितना बोल रहे हैं उसको हाईलाइट करके फालतू चीज़ नहीं पढ़िएगा तो मेरा अच्छा रहेगा, मेरा राय है। इन लोग के नाम एक बार पढ़ लीजिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन है, याद रखिए, उर्सुला वान डेर लेयन। और आपको यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस समझौते में जो इन लोगों के बीच समझौता हुआ उसमें पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1.5 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ये बात याद रखिएगा। चलिए, यूरोपीय यूनियन के साथ पुणे में 1.5 मिलियन के लिए समझौता हुआ है पैसा के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। नेपाल में संसद पुनः भंग, नए चुनाव नवंबर 2021 में कराने के राष्ट्रपति के निर्देश, ठीक। तो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, वहाँ पे अभी तत्कालिक कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। संविधान वहाँ पे 2015 में लागू हुआ था, ये बात याद रखिएगा। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम थोड़ा मैप से देखते हैं यूरोपीय यूनियन के। तो ये आपको यूरोपीय यूनियन का कंट्री का देश है, यूरोपीय यूनियन है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम अब नहीं है, याद रखिएगा। ये वाला पार्ट अब नहीं है इसका सदस्य, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जो यूरोपीय यूनियन के तो सदस्य हैं लेकिन यूरो के सदस्य नहीं है, यूरोजोन के सदस्य नहीं है। तो ये सभी यूरोपीय यूनियन के सदस्य होंगे, लेकिन
जो इस कलर का होगा, ये सब देश, ये वाला ये सब यूरो के सदस्य नहीं है, यूरो मुद्रा नहीं अपनाए हुए हैं, जिसमें आपको स्वीडन होता है, उसके साथ पहले ब्रिटेन भी नहीं था, उसके बाद पोलैंड आता है, और ये सब स्वीडन पोलैंड एक दो नाम आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी सब नहीं याद रखने। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये आपको बाल्टिक सी है, ये कौन सी सी है? बाल्टिक सी है। ये तो रूस का पार्ट है, ये भी एक छोटा सा पार्ट देखिए, ये वाला जो हम मार्क जा रहा है, देखिए ये वाला जो है ये भी रूस का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक। और ये 3 देश का नाम याद रखिएगा जिनको हम लोग बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया पहले सोवियत संघ के सदस्य थे, लेकिन 90 में उनसे अलग हो गया, याद रखिएगा। इसको बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं, बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। ये बाल्टिक सागर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और इसके साथ बाल्टिक के साथ एक और बात हमको याद आ गया, इस जो है एक काला सागर है, काला सागर से जो देश लगे हुए हैं यूरोप के, उसको बाल्कन देश के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको आ जाएगा ये रोमानिया आ जाएगा, बुल्गारिया आ जाएगा, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए और भी 2-3 देश आते हैं, ग्रीस भी उसके तहत आता है, लेकिन रोमानिया बुल्गारिया का नाम आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष, मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष चुने गए हैं। मोस्ट VVI, जितना VVI कर लीजिए, 76वें सदस्य के लिए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, मोस्ट VVI। इन्होंने अफगानिस्तान के उम्मीदवार को हराया, ये बात याद रखिएगा। इसके पहले जो 75वें सत्र था उसका अध्यक्ष कौन थे? वोल्कर वॉलिजकर थे, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? आपको 193 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर पहली बार कब मिला था? तो 1901 ही बार मिला है अभी तक, 1953 में। उसकी अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित की थी, महिला है, ये आपको जवाहरलाल नेहरू की बहन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक। और विजय लक्ष्मी जो पंडित थी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था, प्रथम बार महिला बनने का श्रेय प्राप्त किया था, याद रखिएगा। और अब तक मतलब 3-4 ऐसे देश हैं जिनको 2 बार अध्यक्षता का अवसर मिला है, लेकिन किसी को दोबारा अध्यक्षता नहीं मिला है। ऐसी परंपरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा जो होगा उसका अध्यक्ष आपको अस्थायी सदस्य नहीं बनती है, कानून नहीं है, लेकिन अस्थायी सदस्य जो देश होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्षता नहीं करते हैं, याद रखिएगा। माली में भी सैन्य विद्रोह, माली जो देश है अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे सैन्य विद्रोह हुए हैं, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब याद नहीं रखना है। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है, ये बात याद रखिएगा। माली को हम आप लोगों को मैप में बता रहे हैं, देखिए माली कहाँ है, ये रहा माली, ठीक है। तो आसपास के कंट्री पर आप लोग नजर दौड़ा सकते हैं, ये नाइजर है, ठीक। और ये चार्ट है, ये नाइजर है, ये नाइजेरिया होगा, उसके बाद ये माउरीटानिया है, ये आपको गिनी की खाड़ी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1 मिनट, कोई न्यूज हमको छूट रहा लगता है, हाँ आते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे माली में सैन्य विद्रोह हो गया आप लोग का। आगे जो है सीरिया में 7 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए बशर अल असद राष्ट्रपति चुने गए। मतलब सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद। इनका समर्थन रूस के द्वारा किया जाता है, अमेरिका के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। ये विद्रोही गुट के समर्थन करते हैं अमेरिका वाले, ठीक है। अमेरिका वाले इस चुनाव को नहीं मान रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम याद रखिएगा, माने लोग चाहे माने। कुर्दिश लड़ाके कहाँ समित है? तो सीरिया समित है, याद रखिएगा, जिनको अमेरिका के द्वारा समर्थन दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन के भीषण युद्ध के पश्चात युद्ध विराम। अब इसके बारे में हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, इतना मस्त ऑब्जेक्टिव कि अगर इजराइल तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, एक आध क्वेश्चन बनते हैं इजराइल से, बनेंगे भी, अब तो बनेंगे, तो उस पर लगभग में हम बहुत अच्छा से बनाए हैं एक वीडियो। उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में खोज के देखिए, वैसे हम लिंक शेयर कर देंगे दोनों वीडियो का, इजराइल का और तूफान वाला, देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ये जो मतलब भीषण संघर्ष कब से शुरू हुआ? जब अल अक्सा मस्जिद में, जो जेरूसलम में स्थित है, उसमें नमाज के दौरान हिंसा भड़क गई। उसके बाद से दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया।
अब इजराइल पे जो जेरूसलम जो है इस पे अधिकार आपको विद्रोही संगठन जो फिलिस्तीन जो देश है जिसको इजराइल मान्यता नहीं देता है, इसका और इजराइल दोनों का इस पर अधिकार माना जाता है। वैश्विक देशों के द्वारा आधा आधा करके बांटा गया है, समर्थन दिया जाता है। डिटेल वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर देखिएगा। आगे हम आते हैं, यहाँ से हो गया ये हमारा न्यूज। अब चीन में परिवार नियोजन नीति में परिवर्तन, तीसरा बच्चा पैदा करने की भी दंपति को अनुमति। पहले क्या था, 1980 में यहाँ पे एक बच्चा पैदा करने का कानून बनाया गया, लेकिन 2016 में उसमें संशोधन किया गया। अब 3 बच्चा के लिए भी एक कानून लागू दिया गया है, क्योंकि चीन में अब वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ की जनसंख्या घट रही है। चीन अभी भी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, दूसरा स्थान भारत का है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर चीन ने अपना रोवर उतारा, ऐसी उपलब्धि वाला अमेरिका के पश्चात दूसरा देश बना। ठीक, याद रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चीन के रोवर का नाम क्या है, झुरोंग है, जो आपको अग्नि के देवता के नाम पर रखा गया है, झुरोंग। चीन का यह झुरोंग रोवर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 93 ऑर्बिटर का भाग है। 93 ऑर्बिटर जानते ही हैं, जैसे मिशन होप यूएई के द्वारा 93 मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। अब मिशन परिसेंस आपको अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए 93 बताइए दिए चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मिशन होप जो था यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था, और नासा के द्वारा आपको क्या लॉन्च किया गया था, तब परसिविरेंस याद रखिएगा। अब परसिविरेंस जो है आपको एक हेलीकॉप्टर लेके गया था, इंजेयूटी हेलीकॉप्टर, जो आपको मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बना, याद रखिएगा, इंजेयूटी हेलीकॉप्टर। ठीक, कौन लेके गया था, परसिविरेंस, जो आपको अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की यह पहली उड़ान थी। ठीक, यह आपको मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में पता चलेगा। इसकी तुलना राइट्स बंधु के द्वारा प्रथम वायुयान के उड़ान से की जा रहा है। इससे पहले मंगल की सतह पर उतरने वाले नासा के 4 रोवर कौन कौन है, तो सोजूजॉन, स्पिरिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी तथा क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा चर्चा में, याद रखिएगा। तो सोजूनर, उसका स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से ये न्यूज हो गया। अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध मतलब चल रहे थे, उस युद्ध विराम के समझौता के लिए मिस्र के द्वारा मध्यस्थता की गई, और अमेरिका दबाव से यह समझौता मतलब यह युद्ध विराम पर समझौता हुआ। रफली आप लोग जान सकते हैं। अब मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो फतेह अल सीसी हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, यह बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। मालदीव के ऑड्डू शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जो है आपको अरब सागर में यानी हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, जिसमें भारत द्वारा ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि माले से अन्य क्षेत्रीय द्वीपों को जोड़ना। इसके लिए सड़क निर्माण किया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। आगे हम ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में हमको दिक्कत होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को हम 3 पार्ट में अपलोड करते हैं, क्योंकि लंबा होने से के बाद आपको 3 से 4 GB नेट लग जाते हैं मेरा, जो मतलब मोबाइल से अपलोड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए वीडियो शॉर्ट लगते हैं, आधा घंटे के आसपास। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए। आप लोग को पता है कि चैनल में टारगेट अपडेट चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम रोज़ सुबह वर्क देते हैं, और शाम में रात में उसी मतलब जो वर्क दिए रहते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। टेलीग्राम पे रैंक जारी होता है, 25-30 क्वेश्चन रहते हैं, और वीकली टेस्ट लेते हैं। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, वीकली टेस्ट भी आयोजन करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट CDPO, दरोगा और BPSC के लिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।